आज एक ऐसी खाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो डीएपी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सारे लोग कहते हैं ना मैंने चीकू का प्लांट लगाया, बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, लेकिन हमारे चीकू बड़े बड़े नहीं हो पाते। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं इसके अंदर इसको बना रहा हूँ। अब देखिए ये है मेरे नीम के पत्ते और इनके ऊपर से मैंने इस प्रकार से इसमें मल्चिंग कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। मेरे हाथ में ये गमला देख रहे हैं और देखिए कितने शानदार फूल खिले हुए हैं। देखिए अडेनियम हमारे पूरे खिल चुके हैं। न सिर्फ अडेनियम बल्कि मेरे गार्डन में जो भी चीज़ें मैं लगाता हूँ ना, हमेशा मुझे अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों इन रिजल्ट्स का एक चीज़ होती है कि मेरी मिट्टी कैसी है, मैं इसमें क्या डालता हूँ, मैं कितना पानी देता हूँ, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। कितना हम इसको धूप में रखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने सॉइल मीडिया बनाया और उसी से ही इसमें फ्लावरिंग हो गई। होती है फ्लावरिंग, ऐसा नहीं है कि इससे फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग तभी होती है जबकि आप सही से एक रेशियो में इनको खाद देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं और साथ में आप ये पहचानते हैं कि किस प्लांट को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सिर्फ ये दोस्तों, बल्कि आप देखते रहते हैं ना मैं अपने गार्डन से क्या क्या लेता हूँ। ये मैंने घिया ली, देखिए इस प्रकार से अभी हमारी ये कद्दू हो रही है, ककड़ियाँ होती हैं, बैगन होते हैं दोस्तों। इवन मेरे गार्डन में इस वक्त खीरा लगे हुए हैं और बहुत सारे करेले भी अभी आने वाले हैं। तो समय समय पर आपने देखा है कि मैं अपने वीडियोस में आपको दिखाते रहता हूं कि मैं गार्डनिंग किस प्रकार से करता हूं। आप भी तो बहुत मेहनत करते हैं गार्डनिंग में, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। मैं अपने गार्डन में हमेशा कोशिश करता हूं कि ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करूं और उसके लिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी को बनाना पड़ता है, मिट्टी को कार्बन रिच करना पड़ता है। तो एक ऐसी खाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो डीएपी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या आप कह सकते हैं कि डीएपी के बराबर ही पावरफुल है दोस्तों। हम डीएपी लाकर अपनी मिट्टी को ख़राब कर देते हैं ना, लेकिन इस खाद को जब डालेंगे ना तो आपकी मिट्टी ख़राब नहीं होगी दोस्तों। यकीन मानिए मिट्टी और अच्छी बनेगी और उसमें कार्बन की मात्रा और अच्छी बनेगी और उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज बनेंगे जो आपकी मिट्टी के लिए, आपके प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मैंने किसी भी चीज़ का प्लांट लगाया, मैंने एक प्लांट लगाया, उसके अंदर मैंने खाद दे दी, ठीक है। आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इसी समझाने के कारण दोस्तों मेरी वीडियो कई बार लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा समझिए। मैंने एक 14 इंची, 16 इंची या 18 इंची का एक गमला लिया, उसके अंदर मैंने कोई पौधा लगाया, कोई वेजिटेबल लगाई या फ्लावरिंग प्लांट लगाया और मैंने जो रेशियो आपको बताया था उसी हिसाब से आपने भी वैसे ही करा, वैसे ही रेशियो, वैसे ही खाद वगैरह सब दे दी। आपने मिट्टी लेके आए या मिट्टी आपकी अपनी है, उसमें आपने गोबर की खाद भी मिलाई। बहुत अच्छी गोबर की खाद है आपके पास, पुरानी गोबर की खाद है। 30% 40% आपने मिला लिया, उसमें आपने बोन मील भी मिलाया, रॉक फॉस्फेट भी मिलाया है और साथ में दोस्तों आपने नीम खली भी डाली। जो जो चीज़ें बताई वैसे ही किया, पानी भी आप देते रहे हैं, धूप में भी आपने रखा हुआ है, लेकिन कई बार हमारे ना प्लांट हमें वो रिजल्ट देते नहीं हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि मेरी मिट्टी ना अभी वो कार्बनिक वाली नहीं बनी है। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि मिट्टी को हम कन्वर्ट करते रहें। मिट्टी को हम कब कन्वर्ट करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एक वीडियो आपको बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से गोबर की खाद और गौमूत्र का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे जीवामृत। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कोशिश की होगी जीवामृत बनाने की और बनाई भी होगी। तो समय समय पर आप जीवामृत दें। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होता है ना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि प्लांट जब अपने ग्रोइंग स्टेज पे होता है, आपने सब चीज़ें दे दी, आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है, अब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आने वाला है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप फ्लावरिंग स्टेज पर आने वाला है। आपने उसमें फिर दोबारा से रिच करने के लिए उसको थोड़ा सा उसमें बोन मील मिला दिया, थोड़ा सा गोबर की खाद मिला दी। लेकिन देखिए ना दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी कार्बनिक नहीं है, अगर उसके अंदर वो माइक्रोब्स नहीं है, तो वो जो आपने मिलाया है बोन मील और जो आपने गोबर की खाद मिलाई है, वो पौधे को कब अवेलेबल होगी? कम से कम 40 से 50 दिन लग जाएंगे। और टोटल प्लांट की लाइफ जो आप लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, वो है कितनी? वो भी तो 30-40 दिन और बाकी है। अब आपका सिर्फ जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तो उसमें 50 दिन ही आप लगाइए कि आपको वो और बेनिफिट देने वाला है, उसके पश्चात नहीं। और जब तक उस आपकी वो खाद तैयार होगी तब तक आपका प्लांट बिल्कुल डेड हो चुका होगा। तो फिर भी हम क्या होता है कि हम कहते हैं हमने ये खाद दिया, वो खाद दिया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो आइए एक ऐसी खाद बताने जा रहा हूं और इसका प्रयोग कब कब करना है, क्यों करना है, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है प्रोम, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर कहते हैं इसको हम। दोस्तों ये जो खाद बना रहे हैं हम, ये पूरा फास्फोरस रिच होती है। यानी कि हमारे जो प्लांट को 3 मुख्य चीज़ें चाहिए होती है। नाइट्रोजन जो आपकी गोबर की खाद से, किचन कंपोस्ट से या हरे पत्तों से या इवन बरसात के पानी से, हवा से, बहुत सारी जगहों से आपका प्लांट ले लेगा।
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आते हैं, वो भी आप डालते हैं तब भी आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में आ जाता है, आपका प्लांट सही ग्रोथ करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर नाइट्रोजन के लिए दूसरी और चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको समय समय पर बताते रहूँगा। आज हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की कब ज़रूरत पड़ती है? फास्फोरस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी फ्रूटिंग साइज़ आपको चाहिए, आपको फल बड़ा चाहिए। सारे लोग कहते हैं ना मैंने चीकू का प्लांट लगाया, बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, लेकिन हमारे चीकू बड़े-बड़े नहीं हो पाते। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसमें फास्फोरस की कमी होती है। पोटाश की कमी होगी तो उसमें चमक कम होगी, पोटाश की कमी होगी तो उसमें बहुत अच्छे आपके फल जो है बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने फास्फोरस दिया ना, तो यकीन मानिए आपका फल का साइज़ भी बड़ा आएगा और ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी और फ्लावरिंग ऐसे ही होगी। और आप देखेंगे आपने घिया लगा रखा है, बहुत अच्छा कंटेनर आपने लिया और गोबर की खाद भी मिलाई, सब कुछ मिलाई, लेकिन उसके अंदर 1 किलो अगर आप प्रोम की खाद मिला दें, सिर्फ 1 किलो, आप देखिए गजब के रिजल्ट आपको मिलेंगे। जहाँ आपकी एक घिया आती है ना, वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 घिया आने लगेंगी। छत की गार्डनिंग में, कंटेनर गार्डनिंग में हमें इतने ही रिजल्ट होते हैं। अगर कोई आपको दिखाए कि एक बेल के अंदर छत में जो है 10-12 घिया लटक रखी है, तो समझ जाइए ये फ्रॉड है या इसके अंदर पूर्ण रूप से केमिकल का खाद का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो छत का स्पेस होता है, जो आपका कंटेनर का स्पेस होता है ना, वो लिमिटेड होता है। तो ऑर्गेनिक गार्डन में अगर आप 6-7 घिया एक प्लांट से ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कोशिश हमारी है। तो फास्फोरस हमें कब अप्लाई करना है? जब आपका प्लांट बिल्कुल ग्रोथ की तरफ हो चुका है 30 दिन के बाद, फिर उस फास्फोरस का प्रयोग करेंगे आप, तो वो बहुत आपके प्लांट को हेल्पफुल होगा। लेकिन क्या हम उस टाइम पर फास्फोरस, रॉक फॉस्फेट वगैरह सब मिला के उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फास्फोरस को तैयार करने के लिए आपको थोड़ा-सा 30-40 दिन का समय चाहिए। तो अगर आप उसको पहले से ही बना के रखेंगे तो फिर वो इस प्रकार से माइक्रोब जो है उसको ऐसे तोड़ देंगे कि वो जो रॉक फॉस्फेट होता है ना दोस्तों, जिससे ये बनता है, वो ईज़िली जो है घुलनशील नहीं होता है। तो वो ईज़िली टूटता नहीं है, वो ईज़िली आपके प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो फिर वो आपके प्लांट्स को ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। कोशिश करिए, एक बार ना इसको बना के देखें। आप इसको 1 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला प्लांट देखिए आप, जैसे ये है, अब इसमें अभी आप देख रहे हैं कि जैसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके अंदर आपने कितना डालना है, बस 1 मुट्ठी दोस्तों इसमें प्रोम लीजिए, मिट्टी निकालिए और इसको भर दीजिए। और फिर देखिए, आपका रिज़ल्ट देखिए 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद ही आपका ये प्लांट 100% फ्लावरिंग पे आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, जो आप करते हैं, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर छोटी-सी बात कि आप इसके बदले डीएपी क्यों नहीं खरीदें? क्यों डीएपी खरीद के हम इतना रॉक फॉस्फेट वगैरह पे जाएँ? एडेनियम के ही तो फ्लावर लेने हैं। मैं अगर आप कह सकते हैं कि यार मेरे को एडेनियम के ही तो फूल लेने हैं, एडेनियम के फूल में मेरे को कोई भोजन थोड़ा ना करना है, मैं इसको खा थोड़ा ना रहा हूँ, तो मैं इसमें केमिकल का प्रयोग कर सकता हूँ। इसमें मैं क्यों परहेज़ करूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने मना नहीं किया हुआ। लेकिन देखिए लगातार जब आप केमिकल टू केमिकल, केमिकल का प्रयोग इसके अंदर करेंगे ना, तो धीरे-धीरे जो आपकी सॉइल होगी ना, वो बिल्कुल हार्ड होती जाएगी और उसके अंदर इसके केमिकल्स के जितने भी सॉल्ट हैं ना, सारे इसमें आ जाते हैं। और उसके कुछ समय पश्चात आपको 1-2 साल, 3 साल तक ये प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग देगा। फिर आपको उसकी सॉइल मिक्स चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको वो फेंकनी पड़ेगी और दूसरी सॉइल लानी पड़ेगी। फिर आप उसमें केमिकल का प्रयोग करेंगे और केमिकल कोई आसान तो नहीं है दोस्तों लाना, वो भी तो बहुत महँगा पड़ता है। तो इसलिए बजाय इसके कि तो दोस्तों बजाय इसके क्यों ना हम अपनी मिट्टी को ऑर्गेनिक ढंग से तैयार करें। ऐसी एक खाद दें जिसमें कार्बन भी बढ़े, मिट्टी में लाइफ भी बढ़े और मैं कुछ भी लगाऊँ ना उसके अंदर हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मेरी है गोबर और आप अगर आप देखें तो ये देखिए अभी गोबर ना बहुत कच्चा-कच्चा ही है, यानी कि ये मुश्किल से 10-12 दिन पुराना है। ये देखिए, ये यहाँ पर गोबर आप दिख रहे हैं, ये बिल्कुल कच्चा है। अभी हाथ पर लग रहा है इस प्रकार से, ये इस प्रकार की गोबर मैंने लिया हुआ है लगभग ये, और आप देख रहे हैं ये गीला भी है। तो ऐसा वाला गोबर अगर आप लेंगे ना, तो ये और भी बहुत बढ़िया है, बजाय इसके कि बिल्कुल पुराना गोबर ले पाएँ। इस प्रकार से, अब हर एक किसी को इस प्रकार की गोबर की खाद नहीं मिलती है दोस्तों। तो आप उसके बदले ना वर्मी कंपोस्ट का जो भी आपके पास आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी ये ईज़िली बन जाएगी। हालाँकि जो क्वालिटी होती है वो गोबर की अच्छी होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट वाली भी बहुत अच्छी बनेगी। और ऐसे ही अगर आपके पास छनी हुई अपनी किचन कंपोस्ट है या नहीं भी है किचन कंपोस्ट छनी हुई, तो उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये बनने के बाद ना ये लगभग 30 से 40 दिन का समय लेगी। अब इसके बाद इस गोबर की खाद के साथ आपको क्या लेना है, ये है रॉक फॉस्फेट। देखिए रॉक फॉस्फेट जब भी आप ऑनलाइन खरीदेंगे
तो उसमें ये कंटेंट ज़रूर देखें कि उसमें रॉक फॉस्फेट कितने परसेंटेज का है, 20%, 22%, 25%, 32%। ये जितना भी होगा ना वो उतना ही यूज़फुल होगा। अगर 20% है तो आपको दोनों की क्वांटिटी बराबर रखनी है। अगर ये 32% तक का आपको मिल जाता है, 32% का मतलब है कि जो रॉक फॉस्फेट आप जो खरीद रहे हैं उसके अंदर लगभग 32% जो है ना उसके अंदर आपका फॉस्फोरस है। तो वो चीज़ आपको देखनी है, उसमें कंटेंट लिखे रहते हैं, वो चीज़ भी आप ज़रूर देखें। तो मैं अब क्या करता हूँ, इतनी ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ कि 32% है क्या है। मैं अपने दोस्तों अपने लिए जब गार्डनिंग के लिए बनाता हूँ तो जैसे मैंने ये इतनी क्वांटिटी ली है तो इसके लिए बराबर ही इतनी क्वांटिटी मैंने कोशिश करी है कि मैं रॉक फॉस्फेट की ले लूँ, या इससे थोड़ा सा ये हो सकता है कम है। अब इतना नापा नहीं है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो आप भी ऐसी कोशिश करें कि 5 किलो ये लिया तो 5 किलो ये ले लें। अब ये 10 किलो जो है मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, लगभग 5 से 6 महीने के लिए मेरे हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो लेना है वो ये है वेस्ट डिकम्पोज़र। देखिए वेस्ट डिकम्पोज़र, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है ना तो आपके बदले आप ले सकते हैं फॉस्फेट सोल्यूबाइजिंग बैक्टीरिया आता है, पीएसबी बोलते हैं जिसको, वो पीएसबी भी आप ले सकते हैं। वो पीएसबी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। वो भी आप उसको जो है तैयार कैसे करेंगे, उसको आप थोड़ा-सा लीजिए, पूरा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर पानी बनाइए उसका, 1 लीटर पानी के अंदर 20 एमएल ले लीजिए, 30 एमएल, बस वो बैक्टीरिया चाहिए आपको। थोड़े से बैक्टीरिया उसके अंदर ले लीजिए और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसको जब आप मिक्स करेंगे ना तो कितना गीला करना है, इतना गीला नहीं करना है कि ये बिल्कुल इसमें पानी-पानी सा हो जाए। लेकिन एक ना आपको एक थोड़ा-सा मॉइस्चर बना के इसके अंदर रखना है। और मैंने जैसे बताया ये 40 से 45 दिन के अंदर ये तैयार होगी। अब कैसे पता लगाएँगे आप तैयार हो गया है, और लेकिन थोड़ा-सा आपको बीच में इसको मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए इसके लिए मैं आपको प्रिकॉशन बता दूँ क्या-क्या चीज़ें सावधानियाँ आपने बरतनी है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से सीखिए। अगर आप इसको इस प्रकार से बना रहे हैं, जैसे देखिए मैं इस टब के अंदर इसको बना रहा हूँ, आपके सामने है ये टब, मैं इसके अंदर इसको बना रहा हूँ, तो इस टब के अंदर मेरे नीचे छेद नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको ऊपर से खुला रखूँगा और मैं इसके ऊपर सूखे पत्ते की एक लेयर बिछा दूँगा। सूखे पत्ते से इसमें क्या होगा, जितने भी माइक्रोब्स हैं ना, उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा गर्मी का, लू का या किसी भी चीज़ का, या हो सकता है इसको मैं कपड़ों से भी ढक दूँ ऊपर, ठीक है? तो वो मॉइस्चर जो है इसके अंदर हमेशा बना रहेगा। और साथ-साथ में हर 10 दिन या 15 दिन के अंदर मेरे को क्या करना है, इसको ऊपर-नीचे इस प्रकार से करना पड़ेगा, या इसको एक बार ही ऐसे पलटते हुए शाम को फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें डालना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा मेहनत इसके अंदर ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन है या किसी आप ऐसे बेड के अंदर कर रहे हैं, तो इसको ऊपर-नीचे वैसे ही कर दें, और अगर नीचे छेद है तब भी आप इसको कर देंगे, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो नीचे वाली खाद है वो वैसी दबी रह जाएगी, ऊपर-ऊपर आपका तैयार होता रहेगा। तो ये थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है आपको। अब आप कहेंगे क्या इसमें हम छाछ भी डाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें छाछ डालने की आवश्यकता है, क्योंकि छाछ में कैल्शियम वगैरह होता है। दूसरी चीज़ों में भी होता है, लो छाछ से इतना अच्छा तैयार नहीं होगा। इसके लिए ये 2 चीज़ें ही जो मैंने बताया, ये दोनों जो है वो फास्फोरस को बहुत अच्छी तरह से इस आपके यूटिलाइज़ेशन फॉर्म में लाते हैं। यानी कि इसमें से फास्फोरस को निकालेंगे, बहुत आसान नहीं होता है रॉक फॉस्फेट में से फास्फोरस को निकालना। ये बहुत विघटन होते हुए, यानी कि इसको जो टूटता है ना, ये बहुत समय लेता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, गोबर की खाद में इसको मिलाते हुए इसको तोड़ रहे हैं। ये समझिए, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने इसको तैयार करने के पश्चात छाया में रखना है, धूप के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, बरसात के पानी से इसको बचाना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस ऐसा नहीं है जहाँ छत पे कहीं बरसात का पानी इसको अफेक्ट कर सके, तो किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन से इसको ढक ढक दें जब बारिश के दिन आते हैं, और ऊपर से इसमें ज़रूर मल्चिंग करें। अच्छा, आप इसमें ना 2-4 चीज़ें और मिला सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँगा। मैं इसमें केले के छिक्कल मिला दूँगा, ऊपर-ऊपर से, नीचे से, बीच में ना केले के छिक्कल जो मैंने रखे हुए हैं, उनको मैं इसमें मिला दूँगा। या सूखे पत्ते वगैरह, टहनियाँ वगैरह जो भी है ना, ये सब चीज़ें आप इसमें मिला सकते हैं। उससे जो खाद तैयार होती है ना, वो गज़ब की होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये गोबर की खाद के अंदर अब हम इस प्रकार से सब इसको मिला लेंगे। अब देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और अब साथ में अब इसमें ऊपर से डाल दूंगा दोस्तों इस प्रकार से वेस्ट डिकम्पोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे को कितना डालना है। अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा डालने से इसमें फंगस का बिल्कुल बहुत फंगस, एंटी फंगस वाली ये आपकी खाद बन जाएगी। अगर आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा भी इसमें मिला सकते हैं। मेरे पास फिलहाल अभी ट्राइकोडर्मा नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं मिला रहा हूँ। नहीं तो आप इसमें लगभग 50 ग्राम के आसपास उसको मिला लीजिए, तो एक बहुत फंगस की जो लेयर तैयार होगी, अच्छा वाला फंगस, वो आपके प्लांट को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब ये देखिए, ये इस प्रकार से ना, ये जो ऐसे ये हो रहा है, ये ऐसे रहनी चाहिए, एक आटे की तरह आपका ये बनना चाहिए। बस इसको ऐसे ही रखना है, बस इसको धूप की किरणों से बचाना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बारिश से बचाना है, और इसमें ऊपर से करना है मल्चिंग।
अब आप देखिए मैं इसमें और क्या मिला रहा हूँ। ये तो मेरी फास्फोरस हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा ना मैं इसे चाहता हूँ कि पोटास भी मिल जाए, जिससे कि ये 05234 की तरह हो जाए कुछ। यानी कि ये देखिए, अब ये मैंने इसमें मिला दिए हैं ये केले के छिलके, जो थोड़ा सा मैंने सुखा के रखे हुए हैं, हल्के से ड्राई करके रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा संतरे के छिलके भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ना, जब मैं इसके अभी बार बार मैं अभी दिखाऊँगा, आप बने रहना वीडियो में दोस्तों। आप देखेंगे इसका कुछ दिनों बाद, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो केले के छिलके हैं, इनको थोड़ा सा आप बारीक कर दें, और इसको ना अंदर, ये देखिए अभी कुरकुरे हो रहे हैं, इनको अच्छी तरह से ऐसे पीस दें। अब इसके अंदर ये माइक्रोब्स, इसको धीरे 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 इसका विघटन करते रहेंगे, इसका ह्यूमस बनता रहेगा, और धीरे धीरे ये खाद बनती रहेगी। लगभग 40 से 50 दिन के आसपास में ये खाद मेरी जाके बनेगी। अब देखिए इसको मैं हाथ से ही इस प्रकार से ऊपर नीचे कर दूंगा, इनके पत्तों को नीचे जाने दें इस प्रकार से। अगर आपके पास ये कच्चे भी है ना, मैंने इसलिए आपको दिखाया, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ ये वाले पत्ते छिलके या फिर ओनियन पील के, और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। कहीं आप इसको नाइट्रोजन वाली कोई खाद ऐसा डाल दो, तो वो काम भी आपने नहीं करना है। अब आप इसको चाहें, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है ना, तो गार्डन का जितना वेस्ट है ये इसके ऊपर से एक लेयर इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ना डायरेक्ट जो है बिल्कुल भी धूप वगैरह नहीं जाएगी, या गर्मी का असर नहीं होगा। अब देखिए ये है मेरे नीम के पत्ते, और इनके ऊपर से मैंने इस प्रकार से इसमें मल्चिंग कर दी है। अब ये मल्चिंग करने के बाद ये देखिए बिल्कुल इसमें फिट है। ये जितना भी पत्ते आप इसको ऊपर से डाल सकते हैं डाल दीजिए। इसको 10 दिन के बाद मैं इसमें हल्का सा मॉइस्चर चेक करूँगा, और 10 दिन के बाद का मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। फिर 20 दिन के बाद का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, 30 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाऊंगा। दोस्तों लगभग 50 दिन के अंदर ये वीडियो मेरी जाके बनके तैयार होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये वास्तव में बनती कैसे है और कैसे आपने इस्तेमाल करना है। कि आपके पास अगर बालकोनी है, उसके लिए आप प्लांट तैयार करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2-2 किलो से स्टार्ट कीजिए ना। 2 किलो ये, 2 किलो रॉक फॉस्फेट, 2 किलो आपकी वर्मी कंपोस्ट, 2 किलो आपकी रॉक फॉस्फेट, 4 किलो से भी तो ये बन जाएगी। तो आज इस खाद को बने हुए हमारे लगभग 18 से 20 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद मेरे को आपको अपडेट देना था, लेकिन मैं कुछ कारणवश दे नहीं पाया। और आज देखिए अब इवनिंग में मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल शायद मेरे को बीच में ना इसको ऊपर नीचे एक बार करना था, मैंने ये भी नहीं किया। मैंने इसको कुछ कर ही नहीं पाया, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए गार्डनिंग में ये सब चीज़ें हमारे से होती रहती हैं। लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो सूखे पत्ते थे जिनसे मैंने इसमें मल्चिंग कर रखी है वो है। हल्की नमी इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। इसको मैंने बारिश के पानी को बिल्कुल नहीं लगने दिया। आप देख रहे हैं ये देखिए। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए जहाँ भी केले के छिलके वगैरह थे वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने स्टार्ट हो गए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं अभी, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से बना नहीं है। अभी देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर है, ये धीरे धीरे बनेगा हमारा। तो लगभग जैसे कि मैंने इसको बताया, इसमें लगभग 40 से 50 दिन इसमें लगेंगे। तो मेरे को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, जो मैं अब कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे करना पूरा इस प्रकार से, ये काम पहले कर लेना चाहिए था। ये मैं नहीं कर पाया, अब मैंने इसको कर दिया देखिए इस प्रकार से। तो इसको अभी मैं छोड़ दूंगा। जो कच्चा गोबर था ये बिल्कुल इसमें समाप्त हो गया। देखिए इसमें कहीं भी कोई बदबू नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। आई होप कि आपने इसको लाइक किया होगा। जरूर बनाइए इसको। मैं कहूँगा गार्डनिंग में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये जो हमारी खाद बन रही है ना, इसमें अगर आप सपोज करो कि आप वर्मी कंपोस्ट का 5 किलो का लाते हैं, ये लगभग मेरी 30 से 40 किलो के आसपास में बनी है। तो आप लगा सकते हैं मैंने इसमें 10-15 किलो अपना रॉक फॉस्फेट यूज़ किया है, और 20 किलो के आसपास मेरे इसमें गोबर की खाद है। अगर मैं गोबर की खाद को सपोज़ करो कि मार्केट से खरीद के लाया हूँ, तो 20 किलो मेरे को लगभग 50-60 रुपए की पड़ी होगी, जो कच्ची गोबर की खाद है। और रॉक फॉस्फेट मेरे को पड़ा होगा लगभग 300 का। तो लगभग 500 रुपये भी अगर आप मैक्सिमम लगाते हैं, तो ये जो मेरी खाद बनी है ये लगभग 1000, 1500, 2000 रुपये के आसपास की है। इतना नहीं कि मैं एक एक प्लांट को इसको भर भर के दूंगा। एक एक प्लांट के अंदर बस इतना इतना भी अगर मैं इसमें डालता हूँ ना, ये बहुत सुंदर फास्फोरस का काम करेगा। फूलों के पौधे हों, फ्रूट्स के पौधे हों, सब्जियां हों, सभी में इसको डाल के देखिए। और ख़ास तौर पर तब डालें जब आपका प्लांट पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ हो चुका हो, हरा भरा हो चुका हो, और अब ज़रूरत हो, उसमें आपको लगे कि बस आप थोड़े दिनों में इसको फ्रूटिंग चाहिए मुझे, तो ये रेडीमेड खाद है, इसको बना के डालिए। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। 100-150 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर इसको भिगो लें। 2 से 3 दिन तक उसको भिगो के रख लीजिए। थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और फिर देखिए उसको पत्तों में स्प्रे करिए। इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसी गार्डनिंग टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना। बहुत जल्दी फिर दूसरी किसी और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।